हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्कैंडल्स और गाइस। आज मैं आपके साथ हार्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। सुबह का समय हो गया था और पूरे आकाश में बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे। सुबह की पहली किरण अपने साथ रात की ठंडी बिसरी यादों को पीछे छोड़कर एक नई सुबह की आगाज़ करने जा रही थी। यह दिन कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी पलटने वाला है और कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी नॉर्मल की तरह ही रखने वाला है, लेकिन हर दिन के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन निर्धारित है। उसी तरीके से जब जंगलों के अंदर वेवुशन टेंट में सो के जागता है और वो अपनी आंखों को मलते हुए उठता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजा थे और उनके जितने भी सेनापति थे उन्होंने सुबह 5 बजे ही अपने काफिला को चलाने के लिए शुरुआत कर दी थी। वो बार बार सबको कह रहे थे कि जल्दी से सब उठ जाओ और नाश्ता करने के बाद यहाँ से हम लोग तुरंत ही 1 घंटे के अंदर अंदर निकल जाएंगे। सभी लोग हफ्ड़ा दफड़ी में नहाना, मुँह हाथ धोना, जिन लोगों को नहाने की परमिशन थी, जैसे कि जो थोड़े बहुत अल्फा थे, वो सारे मुंह हाथ धो रहे थे। आसपास जाके कुछ लोग नहा भी रहे थे और बाकी लोग केवल मुंह हाथ धोने के बाद ही नाश्ता करने के लिए सुबह सुबह तैयार हो गए थे। वो लोग आसपास से शिकार कर कर भी चीज़ें खा रहे थे और उन्होंने अपने साथ भी जो सामग्री लाई हुई थी उसे खाने को पका रहे थे। कुछ जगह लकड़ी जलाकर वो लोग पहले ही रात में लोगों ने इंतज़ाम कर दिया था, लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के ले आए थे और उनसे खाना बना रहे थे। गर्म पानी भी किया जा रहा था। लेकिन ये सारे प्रिविलेज ना सिर्फ जंगछा के लिए थी, क्योंकि वो एम्प्रेस बनने वाला है, लेकिन उसके साथ रहे हुए नौकरों के लिए कोई सहूलियत नहीं थी। विभूषण को सुबह सुबह उठकर अपने लिए पानी गर्म करना पड़ रहा था। उसे तो बहुत ज़्यादा मौत आ रही थी, क्योंकि उसे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं थी। लेकिन ये लैंड सेक्ट के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो किसी की भी बात सुनने वाले बिल्कुल नहीं थे, इसलिए उसे सुबह सुबह उठना पड़ता है, अपने लिए नाश्ता और जंगछा को भी उठाने का कार्य करना पड़ता है। जैसे ही वो जंगछा के पास जाता है और कहता है, जंगछा जंगछा, तो तभी उसे आंख दिखाते हुए एक सैनिक घूरने लगता है। क्या कहा तुमने? तो वो कहता है, मैंने कहा कि एम्प्रेस होने वाली एम्प्रेस, प्लीज़ अगर आप उठ गए हैं तो बाहर आ जाइए। जंगछा आंखें मलते मलते उठता है और कहता है, क्या हुआ भूषियान, क्या चाहते हो तुम? मुझे थोड़ी देर सोने दो। विभूषण कहता है, जंगछा बाहर आ जाओ, वरना ये लोग, तुम्हें पता है ना, तुम्हें थोड़ी देर फ्रेश होने का भी मौका नहीं देंगे। जाओ फटाफट उठ के फ्रेश वगैरह हो जाओ, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा है और जैसे ही उजाला हो जाएगा उसके बाद तुम्हें इधर उधर जाने भी नहीं दिया जाएगा। जंगछा बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर से उठता है और बाहर निकल के आता है। उसने ज़्यादा रोप्स पहने नहीं हुए थे। उसने 7 लेयर में से केवल 3 लेयर ही पहनकर आउटर रोप पहन लेता है और बाहर आ गया था। फिर वो विभूषण के साथ पास की ही झील में थोड़ा सा खुद को फ्रेश करने के लिए जाता है। वो लोग पास की ही झील में जैसे ही पानी में हाथ डालते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और उसकी तो तराइयाँ ही निकल गई थी। हालांकि उसे गर्म पानी उसके लिए रखा गया था, लेकिन विभूषण तो विभूषण है ना, वो जानबूझकर उसे पास की झील में ले गया और उन्होंने जैसे ही उस ठंडे ठंडे पानी को अपने चेहरे पे डाला, ओहो, उस कड़ाके की ठंडे पानी ने उनके चेहरे पे से सारी नींद को उड़ा दिया था, क्योंकि वो सारी नींद एक पल में गायब हो गई। पानी की बूंदें उन दोनों के चेहरे को ही जगमगा रही थी, जैसे मानो कल रात की सारी थकान उनकी निकल गई हो। वो ठंडा पानी मुंह पे मारने के बाद उन्होंने थोड़ा सा दातुन किया और उसके बाद दोनों के दोनों वापस से कैंप की तरफ आ गए। जंगछा के लिए गर्म पानी तैयार था। यहाँ पर विभूषण भी कहता है कि क्या मैं भी पानी गर्म कर सकता हूँ? लेकिन सैनिकों ने उसे कहा कि तुम दास होकर पानी चाहते हो, चुपचाप जाकर ठंडे पानी से नहा लो। विभूषण मुंह बनाने लगता है। जंगछा को तो गर्म पानी मिल गया था और वो नहाने के लिए भी पास के लकड़ी का छोटा सा बाथरूम बना दिया गया था, जिसके चारों ओर कपड़ा लपेट दिया गया था, जहाँ पर जाकर वो नहा सकता था। लेकिन विभूषण को बाकी के ओमेगा की तरह झील के ही तट पर नहाना पड़ रहा था। वो लोग एक साइड नहा रहे थे पानी लेकर और दूसरी साइड से पानी बहा रहे थे। वो मन में सोचता है कि उफ, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मेरी तो अच्छा खासा रुतबा था और अब मैं एम्प्रेस का नौकर बनने के बाद क्या क्या सहना होगा। विभूषण, दुनिया ना
दुनिया डरती है कि हमें मुसीबत में नहीं पड़ना है, और तुम हमेशा अपने सिर पे मुसीबत लाद लेते हो। क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? अब भुगतो तुम। और वो मुंह बनाता हुआ ठंडे पानी से नहाता है, और जैसे उसके शरीर पे ठंडा ठंडा पानी गिरता है वो कहता है, उफ बहुत ठंडा है, उफ, 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 हे भगवान, मैं तो मर ही जाऊंगा, इतनी ठंड। हाय, मुझे तो यनबक वापस भेज दो। हाय, मुझे कुछ बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन वो ऐसे करते करते पूरी बाल्टी से नहा जाता है और बार बार कहता है, मैं तो मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया ना तो ये मेरे हिस्से का पाप ना सारा उस हैंगुंजन और उस एम्परर के सिर पे मर देना, प्लीज़ प्लीज़ भगवान। ठंड लग रही है, मेरे हाथ, मेरी कमर, बहुत ज़्यादा ठंड है। और वो ऐसे कहते कहते ही कपड़े पहनता है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसे ज़्यादा ठंडी जगह पे रहने की आदत भी नहीं थी, और फटाफट से वो तैयार होकर अपने बाल बनाने के लिए जाता है। उसके सिर के बाल भी, इतनी देर से वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, कल का पूरा दिन तो मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन वो इस पूरी ट्रैवलिंग में अपने सिर के बाल भी नहीं धोना चाहता था। वो सीधा सोच रहा था कि मैं अपने इतने लंबे बालों को वहाँ जाकर ही धो लूँगा, क्योंकि अभी का सफ़र जो है वो धूल मिट्टी से भरा हुआ है, और गीले बालों पर धूल जल्दी से चिपक जाती है, और वो घोड़ों पे से भागते हुए जाते हैं। इसकी वजह से उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें बाहर जाके ही अब अच्छे से नहाने को मिलेगा। दूसरी तरफ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमारे विभूषण और जंगचा तो निकल चुके थे अपने काफिले के साथ कोसू की तरफ, लेकिन दूसरी ही ओर आज पैलेस के अंदर बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर आज अल्फ़ा और ओमेगा की मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे अल्फ़ा अपने अपने लिए इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ओमेगाज ढूंढते हैं, राजशाही परिवारों से अच्छे अच्छे ओमेगा अपने लिए चुन लेते हैं, या फिर जो ओमेगास होते हैं वो भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपने लिए अच्छे अच्छे अल्फ़ा को चुनाव कर लेते हैं। कोई किसी की कंसोर्ट बनना चाहता है, कोई किसी की वाइफ, और कोई किसी की कॉन्क्यूबाइन। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑफिशियल लेवल पर होती हैं तो किसी को मना ही नहीं होती। यहाँ पर अक्सर ही खूबसूरत घर से ओमेगा अल्फ़ा आया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रैंडम फैमिली से भी लोग आ सकते हैं, सिर्फ शाही परिवार के ही लोग आते थे। और इन मीटिंग्स में ज़्यादातर कुंवारे लोग आया करते थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान इतना परवर्ट था कि वो इन मीटिंग में जाया करता था, जिसका नाम था जिन गुआंगशान। उसको तो बिल्कुल शर्म ही नहीं थी। हालांकि वो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका कार्य यहाँ पर देखभाल करना था सारे मामलों की। हालांकि उसके बेटे के घर भी अब बेटा हो चुका था, यानी कि वो दादा बन चुका था, फिर भी उसकी परवर्ट यानी कि विकृत जो नेचर था कभी बदला ही नहीं। उसका स्वभाव हमेशा से ही दुष्ट रहा है, जो कि दूसरे ओमेगास पे गंदी नज़र रखने वाला, दूसरे ओमेगास को हमेशा ही गंदी नज़रों से देखने वाला, और ना जाने कितने ओमेगास की ज़िंदगी में शामिल होकर प्रेग्नेंट करके उन्हें छोड़ देने वाला यह इंसान बहुत ही ज़्यादा कुकर्म करने वाला है। यहाँ पर वो सारे ओमेगास को देख रहा था, पर किसी भी ओमेगा पे ऐसे बूढ़े इंसान को देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर कोई बनना भी चाहेगा तो ऐसे कब्र में लटके हुए इंसान की क्यों कॉन्कनबाइन बनना चाहेगा, जबकि वो जानते हैं कि उसकी लीगेसी आगे जिशन के अलावा कोई नहीं संभालने वाला। हाँ, कोई उसकी रखेल बन सकती है, कॉन्कनबाइन बन सकती है, लेकिन पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि मैडम जिन किसी को भी अपनी जगह देगी नहीं, और उनके बेटे की भी जगह कोई दूसरा नहीं लेगा, क्योंकि जिन गुआंगशान बहुत शातिर है। वो शाही घर में सिर्फ एक ही इंसान को अपना स्टेटस सिंबल सौंप कर जाएगा, वो है जिन जिशन, चियांग यानली का पति। उसके अलावा वो किसी को भी एक फूटी कोड़ी नहीं देगा, बहुत चतुर है। इसलिए लोग अब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सिवाय उन ओमेगास के जो कि उससे अपना कोई काम निकलवाना चाहती हैं। जिन गुआंगशान यहाँ आया तो था, पर उसे अपने से भी लगभग उम्र में 40 साल छोटे ओमेगास देखने को मिल रहे थे, जो कि उस जैसे बुढ़े में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। नी हुए सिंह यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत बन के आया हुआ था, और वो सभी मेन अल्फा को देख रहा था। शिचन और वांगची में तो उसमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो इसलिए वो इन दोनों भाइयों को छोड़कर बाकी सबको देख रहा था। लेकिन उसे कोई भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर जिन गुआंगशान का
एक भतीजा भी आया हुआ था जो कि उस पर लाइन भी मारता है, जिन यीशुन। लेकिन उसे जिन जिशुन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नक चिढ़ा इंसान। अगर वो जिन क्वांगशान का रिश्तेदार नहीं होता, भाई का बेटा नहीं होता, तो नी होसेंग कब का उसे मुक्का मार के उसका मुंह तोड़ देता, क्योंकि वो अक्सर ही उसके साथ फ्लर्ट किया करता है। उसे शादी के लिए पूछता है क्योंकि नी होसेंग की, चाहे उनकी फैमिली की कैसी भी लीगेसी रही हो, लेकिन उस लेगेसी को चलाने के लिए नी होसेंग का जो भाई है नी मिंगजू की पोस्ट यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर जैसी है, जिसकी वजह से वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। भले ही इनके पास पैसा जिन फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका रुतबा भी कोर्ट में किसी से कम नहीं है। और इसी वजह से जिन जिशुन पूरी कोशिश करता है कि वो जैसे तैसे लाइन मारे। जिन जिशुन के ही पास में आकर यहाँ पर मिंग्यो भी बैठ गया था। मिंग्यो अपने पापा के कहने पर यहाँ पर सम्राट को मोहित करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आया हुआ था। और तभी नी हसेंग अपने भाई को कोहनी मारते हुए कहता है, ब्रदर देखो गंजी चुड़ैल आ गई। तब उसका भाई कहता है, चुप रहो, ये सब मत बोला करो, तुम्हें कितनी बार कहा है, और उसके आते ही मुझे कोहनिया क्यों मारते हो। नी हसेंग कहता है, ये जिन जिशुन तो कितना घटिया है, देखो मुझे कैसे घूर रहा है भैया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। जिन ग्वांगशान को समझा क्यों नहीं देते, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस गंजी चुड़ैल में तुम्हें इंटरेस्ट है, बताओ तो बात करूँ शुरू। नी मिंगजू कहता है, होएसेंग तुम्हें कितनी बार कहा है ना, ये सब मत किया करो। वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं डेस्परेट हूँ उसके लिए। होएसेंग कहता है, ब्रदर आपको कितनी बार कहा है, अगर तुम उसे पार्टनर बनाना चाहते हो तो मौके का फ़ायदा उठा लो। तुम जानते नहीं वो बुढ़ा ग्वांगशान यहाँ पे क्या करने आया है, फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद भी उसे यहाँ पर अपने से 40 साल छोटे ओमेगा में दिलचस्पी है। कौन देखना चाहेगा उसकी वो गंदी सी शक्ल, बुढ़ा कहीं का। जवानी ढल गई है लेकिन अभी भी बुढ़ापा इसका बास नहीं आ रहा है, अभी भी ये खुद को जवान समझता है। और वो जिन जिशुन ये भी बिल्कुल अपने ताऊ जैसा ही दिखता है, विकृत स्वभाव का। पता नहीं कितने सारे ओमेगास के साथ इसके रिश्ते होंगे, पता नहीं कितनों के साथ। छी ब्रदर प्लीज़ कुछ भी करना, मुझे जिन खानदान में मत शादी करने देना, मैं इससे तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता। इसकी तो शक्ल से ही इरिटेशन होती है। मैंने कितनी बार कहा है ना होएसेंग, चुपचाप बैठ जाओ और बुराइयां मत किया करो, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम जिसकी बुराई कर रहे हो, किसी ने कुछ सुन लिया तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। मेरी पोस्ट छोटी नहीं है, और अगर जिन ग्वांगशान मेरे पीछे पड़ गया तो वो मुझे इस पोस्ट से निकलवा देगा। तुम जानते हो ना, झूठे इल्ज़ाम लगने पर पूरे के पूरे खानदानों को मार दिया जाता है। इसलिए अपनी ये जुबान ना जो तोते की तरह टर करती है, इसे बंद कर दो। चुपचाप नी हसेंग बैठ जाता है और अपना मोतियों से सना हुआ वो चंदन की लकड़ी से बना हुआ उस पंखे को झोल कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता है, क्योंकि वो उस पर जितनी भी नक्काशी हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसी नक्काशी केवल भारतवर्ष के राजस्थान साइड से होती है, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चंदन की लकड़ी की महक सबको वहाँ पर दिखाई दे रही थी, उसके हाथों में भी चंदन की खुशबू आ रही थी। और उसने यहाँ पार्टी के लिए इत्र भी लगाया हुआ था, जो कि अगर की लकड़ी का था, और अगर की लकड़ी का जो चंदन और उसके साथ जो महक थी वो और भी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। इसलिए जिन जिशन भी उस पर आँख मारने की कोशिश कर रहा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर होएसेंग को छेड़ने की कोशिश करता है कि तभी नी मिंगजू उसकी तरफ घूर कर देखता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और एकदम स्ट्रेट बैठ जाता है। जिन ग्वांगशान यहाँ पर नी मिंगजू को देखकर सिर हिलाकर नमस्ते करता है, और दोनों ही आंखें मिलती हैं। नी मिंगजू भी शर्माते हुए उसे सिर हिलाकर प्रणाम करता है, और बस इतनी छोटी सी इंटरेक्शन होती है, नी मिंगजू का दिल तो गदगद हो जाता है, जैसे मानो उसे वो एहसास छू लिया हो जिसे वो कब से पाना चाहता हो। उसका दिल तो ऐसे ऐसे कूद रहा था जैसे उसके दिल में बल्ले बल्ले डांस हो रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि नी हसेंग ने कहा, ब्रदर आपके अल्फा फेरोमोन्स बाहर आ के लोगों को बता रहे हैं कि आप कितने खुश हो। कंट्रोल, हाँ कंट्रोल।
नी मिंगजू एकदम से होश में आता है और कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे फेरोमोन्स। उफ, वो मैं गोंगयान ने स्माइल किया ना तो ब्रदर, मिंगजू ब्रदर, ग्वांगयाओ ने स्माइल किया है, शादी का प्रस्ताव नहीं भेजा। जो आप इतने एक्साइटेड होकर झूम रहे हैं, और अपने फेरोमोन्स को थोड़ा कम कीजिए। यहाँ पर नी मिंगजू एकदम शर्मा जाता है, ब्लश करता है, और हुएसेंग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए सारे अल्फाज को घूर कर देख रहा था। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है कोई भी, मेरी तुलना तो इन जैसे गंदे गंदे अल्फाज से हो ही नहीं सकती। तभी वहाँ पर एकदम से पहले एंट्री होती है हमारे सम्राट की। लैन शिचेन आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं सभी के सभी सभा में लोग जो बैठे हुए थे वो अचानक से खड़े हो जाते हैं और उसे देखते ही झुककर प्रणाम करने लगते हैं। वो चलकर आता है और राजा की सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वो सीट पर बैठता है उसके पीछे उसके जितने भी रखवाले थे वो आकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो मुस्कुराता है और कहता है वाह, यहाँ पर लगता है फिर से ओमेगा और अल्फ़ा की मीटिंग हो रही है। वैसे मुझे इस महल की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। ये प्रथा काफ़ी अच्छी है। इसी बहाने अमीर घरों के, ऊंचे पदों के अल्फाज और ओमेगास को मिलने का मौका मिलता है। यहाँ पर वो स्ट्रेट फेस लेकर बैठा हुआ था और एक एक करके वो अपनी सारी नज़र घुमा रहा था, सभी ओमेगा को देख रहा था। उसकी नज़र आकर जिन ग्वांगयाओ पे टिक जाती है और वो मन में कहता है हम लैन फैमिली वालों को एक बार में पता चल जाता है कि हमारा मेट कौन होगा, पर इसे मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो महसूस क्यों नहीं होता। हालांकि ये मुझे पटाने की बहुत ट्राई करता है, पर ये नहीं जानता कि लैन फैमिली के पास एक ख़ास तरीके की विरासत में मिली हुई शक्ति है जिसकी वजह से हम अपने मेट्स को पहचान जाते हैं, और मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता। मैं जब भी सोचता हूँ कि मुझे इसे चांस देना चाहिए, पता नहीं मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आती। मिंग्याओ भी यहाँ पर उसे देख देख के स्माइल कर रहा था, और जिन गुआंगशान ने जैसे उसे ऑर्डर दिए थे उसी तरीके से जिन गुआंगयाओ भी यहाँ पर एम्प्रेस को स्माइल करता है, और मुस्कुराते मुस्कुराते जैसे उसके डिम्पल और भी ज़्यादा चमक रहे थे। लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर नी मिंगजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नी मिंगजू जानता है कि ग्वांगशान कुछ भी कर सकता है सत्ता के लिए, और इसलिए वो अपने सोतेले बेटे को पुश कर रहा है यहाँ पर एम्प्रेस की तरफ, एम्परर की तरफ। और वो कहीं ना कहीं एम्प्रेस नहीं बना सकता तो जिन ग्वांगयाओ को कॉन्करेंट बनने के लिए ही उत्साहित कर रहा है। लेकिन ये चीज़ नी मिंगजू को अच्छी नहीं लगती। फिर वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेता है। हुएसेंग कहता है शुरू हो गए इसके डिम्पल, गंजी चुड़ैल कहीं का। जब देखो एम्परर पर लाइन मारता रहता है। अरे मूर्ख कहीं के, अगर एम्परर तुझे पसंद करता तो कब का तेरे साथ शादी का प्रस्ताव दे देता। पता नहीं लोग एम्परर के आगे पीछे क्यों घूमते हैं। मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ अकेला मैं ही रहूं। उसके पास अगर कोई कॉन्सर्ट या कोंकण बन हुई तो मैं उसे गंजा कर दूंगा। नी हुएसेंग गुस्से में था, और वो यहाँ पर गुस्से में अपनी मुट्ठी बींच लेता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके ब्रदर जिस इंसान को प्यार करते हैं वो अपनी प्यारी प्यारी नज़रों से किसी और को देखें। उसे गुस्सा आता है। वो जानता है कि कभी भी एम्परर एक नाजायज़ बच्चे को अपना बना ही नहीं सकता। फिर भी मिंग्याओ ऐसे मुस्कुराता है, उसका मन करता है कि मिंग्याओ के सारे दांत तोड़वा दे ताकि मिंग्याओ की स्माइल कोई देख ही ना पाए, और उसके बाद मिंग्याओ चुपचाप उसके भाई से शादी कर लेगा। लेकिन वो किसी के दांत थोड़ी तोड़ेगा, इसलिए वो चुप हो जाता है। कुछ ही देर के अंदर पूरे कमरे में सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि बाहर से अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू हेंगुनजुन पधार रहे हैं। और यह सुनते ही सारी जगह सन्नाटा बसर गया था। सभी लोग एकदम सुन रह गए थे, और सभी ने अपने हाथों में जितने भी प्याले थे, खाने की चीज़ें थी या छोटी मोटी चीज़ें थी, उसे तुरंत ही साइड में रखा और चुपचाप से खड़े हो गए थे। वह अटेंशन पोजीशन में ऐसे खड़े थे, लेकिन उन सभी की आंखें पलकें झुकी हुई थी, सभी के चेहरे झुके हुए थे सम्मान में हेंगुनजुन के, और चुपचाप खड़े हो गए थे। हेंगुनजुन जो कि ओमेगा की फ्रेगनेंस से ही समझ सकता है कि कौन उसका फेटेड ओमेगा है और कौन नहीं। वो यहाँ पर अक्सर आया जाया करता था, पर उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं था। वो जानता है कि यहाँ पर कोई भी उसका फेटेड ओमेगा नहीं है, और वो फेटेड
प्यार, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि प्यार इंसान को कमज़ोर कर देता है और हैंग वनजुन की कमज़ोरी कोई नहीं बन सकता। इस दुनिया में जो भी हैंग वनजुन की कमज़ोरी बनना चाहेगा, हैंग वनजुन उसे ख़त्म कर देगा और वो अपनी कमज़ोरी किसी को भी नहीं दिखा सकता क्योंकि पृथ्वी की 50% जनता उसके काबू में है, उसे मानती है। भले ही सिंहासन पे शिचन बैठा हो, लेकिन लवांगची का डंका, हैंग वनजुन का डंका सभी जगह बजता है। इसलिए वो चुपचाप वहाँ आता है तो सभी ओमेगा थर थर काँप रहे थे क्योंकि लवांगची की फ्रेग्रेंस उन्हें, फेरोमोन्स उन्हें कहीं ना कहीं सफोकेट किया करते थे। लवांगची यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाता है क्योंकि उसके फेरोमोन्स इतने ज़्यादा सफोकेटिंग हैं कि कोई भी इंसान उसके सामने अपने घुटनों पर आ सकता है। इसलिए वह बिल्कुल हल्के से अपने फेरोमोन्स को छोड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी सफोकेशन महसूस करते हैं। उसके साथ आया हुआ शुयंग, जो कि उसके पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी चेस्ट के अंदर एक अजीब सी कंपन सी महसूस करता है, एक अजीब सा दर्द महसूस करता है। और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने गले को पकड़कर खांसी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हैंग वनजुन के सामने खांसी करने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। वह सभी डर रहे थे कि अगर उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा तो हैंग वनजुन कहीं उनका सिर कलम ना कर दें। इसलिए वह लोग चुपचाप वहाँ खड़े रहे। हैंग वनजुन ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने के बाद एकदम नॉर्मल कर दिया और सबकी तरफ घूर कर कहा कि क्या आप लोगों को आज की शानदार पार्टी में मज़ा आ रहा है। सभी लोगों ने बो किया उसके सामने और उसके बाद कहा, जी महाराज। लेकिन हैंग वनजुन ने उनकी तरफ देखते हुए सरकास्टिकली बोला, आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि आप सभी को मज़ा आ रहा है। लगता है आप यहाँ एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सभी एकदम से एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, लेकिन किसी के भी मुंह से चू भी नहीं निकली। हैंग वनजुन आकर अपने भाई के ही पास में अपने लिए चेयर लगवाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद वो सबको देख रहा था। नी होसेंग, जो कि जैसे तैसे करके हैंग वनजुन के पीछे खड़े शुयंग को इशारे से देखता है और उसे इशारा करता है कि वो हैंग वनजुन से उसकी बात करा दे, क्योंकि उसने शुयंग को कुछ पैसे उधार दिए थे ताकि हैंग वनजुन से उसकी बात हो सके, वो अपने भाई के साथ बाहर घूमने जा सके। लेकिन शुयंग के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने मास्टर के सामने कुछ भी कहे। शुयंग के साथ साथ वहाँ पर लैन शुशी भी चल के आया हुआ था। लैन शुशी भी वहाँ खड़ा हुआ था और सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन लैन शुशी की नज़र जैसे ही यहाँ पर पड़ी नी होसेंग पे, तो वो देखने लगा कि नी होसेंग आखिर शुयंग को इशारे क्यों कर रहा है। उसने शुयंग से इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मास्टर नी से कुछ काम है क्या? वो बार बार तुम्हें क्यों घूर के देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हें गुस्से से देख रहे हैं। तुम उनकी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सच सच बता दो, क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या? शुयंग कहता है, पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं, वो फॉरेन मिनिस्टर उसका भाई है और मैं एक मामूली से इंसान, मुझसे कैसे प्यार करेगा वो? और वैसे भी वो चिप कहीं का, उसने मुझे पैसे दिए थे। वो चाहता है कि मैं हैंग वनजुन से उसका कोई काम करवा दूँ, पर यार मुझसे नहीं हो पाएगा। एक काम कर, तू पैसे ले ले और तू वहाँ काम कर दे। शुशी कहता है, पागल हो क्या? तुम पागल हो गए हो शुयंग? तुम नहीं जानते, हैंग वनजुन के सामने कोई भी नहीं बोल पाता है और मैं उनके सामने कुछ बोलूँ? ना बाबा ना, मुझे अपनी गर्दन नहीं कटवानी। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है ना, तो तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान की ज़रा सी भी परवाह है ना, तो चुपचाप उसके पैसे दुगने वापस कर देना। लेकिन हैंग वनजुन के सामने कोई भी फरियाद मत रखना, वरना उन्हें लगेगा कि तुम उनके दुश्मनों से जाकर मिलते हो, पैसे लेते हो, और यह जानने के बाद तो वो तुम्हारा सर पक्का कलम कर देंगे। यहाँ पर शुयंग थोड़ा डर गया। शुयंग यहाँ पर नी होसेंग की तरफ देखता है और उसे प्लीडिंग आइज में कहता है कि प्लीज़ भूल जाओ। नी होसेंग यहाँ पर उसे अपना पंखा दिखाते हुए उसे खोलता है और हवा करते हुए उसे तीखी नज़रों से बिल्कुल मारने वाले सिंबल दे रहा था, जैसे वो उसका खून कर देना चाहता है। और वो अपनी तीखी तीखी निगाहों से उसे देख रहा था और फिर उसे चोटी काटने का इशारा करता है, जिसके बाद तो बेचारे शुयंग की हालत पतली थी। वो जानता है कि ये कितना बदमाश है। शुयंग को नी होसेंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चीपू मास्टर लगता है, लेकिन वो बड़ा इरिटेट होता है। आखिर ये ओमेगा अपने आप को समझता क्या है। यहाँ पर वो धीरे से पास आता है और एकदम से हैंग वनजुन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी नी होसेंग अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और बो करते हुए कहता है, एम्परर आपकी जय हो। और हैंग वनजुन आपको भी, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ? एकदम से सन्नाटा, सब चुप हो गए, सब डर गए कि आखिर नी होसेंग में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि हैंग वनजुन के सामने खड़ा था हो गया।
यहाँ तक कि उसकी इतनी ब्रेवरी देखकर नी मिंगजू उसके कपड़े पीछे से खींचते हुए कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन वो कहता है तो छोड़ो मुझे। हेंगुनजुन, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्या मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ? यहाँ पर अपनी पैनी निगाहों से देखते हुए जैसे ही उसे एकदम से हेंगुनजुन देखते हैं, उसके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। हेंगुनजुन अपने गुस्से वाले फेरोमोन्स रिलीज़ करते हैं और वहाँ पर सभी लोग एकदम से फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, उनके घुटने दर्द करते हैं और सभी ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। और जितने जितने होशियारी के साथ यहाँ पर नी हो सिंह ने बड़ी ही चतुरता के साथ खड़े होकर अपने आप को आगे रखने की पेशकश की थी, वहाँ पर अचानक से उसे भी बहुत दर्द होता है और वो भी उसके पैर भी कांपने लग जाते हैं। तभी लवांगची कहता है बोलो। नी हो सिंह से तो मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकलती। उसके गोडे दवा दर एकदम से वो कांप रहा था और उसके उसके पूरे पैर कांप रहे थे। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो हड़बड़ा रहा था कि वो कहता है हेंगुनजुन हेंगुनजुन मुझे घबराहट हो रही है, हेंगुनजुन हेंगुनजुन आपके फेरोमोन्स मुझे मुझे सफोकेट। तभी हेंगुनजुन अपने जो फेरोमोन्स थे उसे कम करता है। यहाँ तक कि शिचन भी बुरी तरीके से खांस रहे थे। शिचन अपने आप में लैन है और उनके फेरोमोन्स भी किसी को सफोकेट कर सकते हैं, लेकिन लवांगची जैसी पावर यहाँ पर किसी के पास नहीं है। लवांगची के पास एक खास पावर है कि वो अपने फेरोमोन्स के दम पर दूसरे बंदे को इतना ज़्यादा नतमस्तक कर देता है कि वो झुक जाता है और सरेंडर कर देता है, फिर उसके सामने कोई अल्फ़ा खड़ा हो या फिर कोई ओमेगा। यहाँ तक कि पूरे कमरे में सभी लोग सफोकेट महसूस कर रहे थे। जिन जुशुन, जिन ग्वांग्याओ, नी मिंगजू, यहाँ तक कि जिन गुआंगशान भी। वो कहता है हेंगुनजुन मैं बूढ़ा हूँ, मैं मर सकता हूँ। तभी हेंगुनजुन उसकी तरफ देख के कहता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको अपनी उम्र का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं? आप जैसे बुज़ुर्ग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये जवान लोगों की पार्टी है, उसमें आप जैसा इंसान क्या कर रहा है? हाँ, क्या मैडम जिनको पता है आप इस जगह आ रहे हैं? तभी वो कहता है वो मैं तो बस अपने भतीजे के लिए आया था, जिन जिशुन के लिए। जिन जिशुन को कोई पसंद आ जाए तो बस। हेंगुनजुन एक बार उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए कहता है जिन जिशुन कोई बच्चा नहीं है, आपको उसके लिए मेड ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इतना कैपेबल है कि खुद से किसी को पसंद कर सकता है। अगली बार जवान लोगों के बीच में आपका कोई काम नहीं है फिनेंस मिनिस्टर, तो आप मत आइएगा, समझे? जिन गुआंगशान जो कि यहाँ पर खूबसूरत लोगों को निहारने आया करता था, वो एकदम से सिर झुका के कहता है जी माय लॉर्ड, जी माय लॉर्ड, हिज मेजेस्टी, आप जो कहेंगे मैं करूँगा जी। मैं आगे से नहीं आऊँगा। आगे से नहीं, आपको अभी चले जाना चाहिए। ये है जवान लोगों की महफिल है, यहाँ पर बुजुर्गों का कोई काम नहीं। आप जा सकते हैं। जैसे वो बोलता है आप जा सकते हैं, तभी जिन गुआंगशान बेचारा मरे हुए मन से वहाँ पर खड़ा होता है। उसका जाता देखकर बहुत सारे ओमेगा सर्वेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं कि अच्छा है ये ठरकी बुड्ढा यहाँ से गया, और वो कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स होते हैं। लवांगची भी ये चीज़ जानता था कि काम करने वाले वहाँ पे छोटे मोटे ओमेगा कितना इरिटेट होते हैं जिन गुआंगशान के आने से। इसलिए उसने इस महफिल को कंफर्टेबल बनाने के लिए और जिन परिवार का डोमिनेंस कम करने के लिए यहाँ पर ये खेल खेला था। उसके बाद वो सबको देखता है, फिर नी हो सिंह से कहता है बोलो क्या कह रहे थे? नी हो सिंह थोड़ी राहत की सांस लेता है और कहता है हेंगुनजुन क्या मैं पानी पी सकता हूँ? और फिर वो हेंगुनजुन के सिर हिलाने पर पानी पीता है और फिर कहता है वो मेरे ब्रदर ना किसी काम से बाहर जाते रहते हैं, फ़ौरन घूमते रहते हैं, क्या मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ? तभी नी मिंगजू कहता है फटाफट खड़े होके माय लॉर्ड, मेरा भाई बहुत नेव है, वो बावला है, उसे नहीं पता दुनियादारी कैसी है, उसकी बातों को सीरियसली ना लें। तभी मुस्कुराते हुए हेंगुनजुन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर जाना चाहते हो? जी जी हेंगुनजुन, मैंने सुना है गुसु से बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे ब्रदर के साथ बाहर जाने दीजिए ना, ब्रदर मुझे कहीं नहीं लेके जाते। तुम्हें बाहर सच में जाना है? जी जी मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ प्लीज़ हेंगुनजुन मुझे बाहर भेज दीजिए ना। तुम बाहर जाना चाहते हो तो ठीक है। गुसु से बाहर एक जगह मैंने परीक्षा अटेंड करने के लिए लोगों को रखा है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे भाई जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ पर बहुत सारे गुसु से बाहर के बच्चे आने वाले हैं, उन्हें देखने जाए किस किस
उपरांत से लोग आ रहे हैं, किस किस प्रदेश से लोग आ रहे हैं, और कौन कौन वहाँ शिक्षा के लिए आ रहा है। उसके लिए तुम्हारे भाई को आउटस्कर्ट्स में रहना होगा। और इस सिटी के बाहर का नज़ारा तुमने कहा है कि तुमने देखा नहीं। मुझे तो लगता है तुमने ये सिटी भी ढंग से नहीं देखी है, तो कुछ दिन के लिए तुम्हें वहाँ जाकर रहना होगा। तो तुम खुश हो? न्यू सिंह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जी हाँ गुंजन जी, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, आप मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, मैं वहाँ पर जाने के लिए खुश हूँ। हेंगुनजुन कहता है लेकिन, तभी सब चुप हो जाते हैं। तभी न्यू हसन कहता है, जी जी मास्टर, जी जी मेजेस्टी। तभी उसका भाई कहता है, क्या हुआ? हेंगुनजुन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक कि पूरी परीक्षाएं नहीं होंगी। याद रखिएगा, आपको परीक्षा कंप्लीट होने तक वहीं रहना होगा। आपके भाई को बहुत शौक है ना बाहर घूमने का, वो अब वापस तब तक नहीं आएगा जब तक वो परीक्षा में जितने भी लोग उत्तीर्ण हुए हैं उनका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। और इस प्रोसीजर में कुछ समय लगेगा, कुछ महीनों का समय। आप तब तक वहाँ एंजॉय कीजिएगा। नी मिंजू तो एकदम से स्तन रह जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ओह माय गॉड, आउटस्कर्ट में तो कितना बुरा एरिया है। वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और बहुत सारे जितने भी रिफ्यूजी आते हैं वो लोग आते हैं, चोर डकैत, ऐसे लोगों को जमावड़ा रहता है। न्यू सिंह तो खुश हो रहा था कि उसे शहर से बाहर जाने को मिलेगा। उसे नहीं पता था कि आउटस्कर्ट में कितने ज़्यादा दंगई होते हैं, लुटेरे होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, बाहर से प्रदेश से आए हुए लोग होते हैं जो कि ठगी होते हैं और ना छोटी छोटी चीज़ों को चोरी करके ले जाने वाले होते हैं, मूर्ख बनाने वाले इंसान होते हैं। क्योंकि वो तो एक प्रिविलेज जगह पे रहा है जहाँ पर उसे नौकर चाकरों की आदत थी, और तभी यहाँ पर वो जानते हैं कि वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों में अपना गुजारा करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो रूल्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। इस बार आउटस्कर्ट्स से बाहर से जो भी लोग पढ़ने आ रहे थे उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दिन के लिए एग्जामिन करने के लिए, लगभग उनको कि उनमें कितना धैर्य है, वो लायक हैं भी या नहीं, वो डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, किस तरीके की परिस्थितियों का गुजारा कर सकते हैं, क्या वो निम्न स्तर में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनमें कितना अहंकार है, ये सब जांचने के लिए जितने भी अधिकारी नियुक्त करने जाने वाले थे उनको शहर में प्रिविलेज में ना लाकर आउटस्कर्ट पे बुरे हालातों में रुकने के लिए रखा गया था, ताकि इससे उनके पेशेंस लेवल को देखा जाए, उनकी चतुराई देखा जाए, और कौन उनमें सबसे ज़्यादा सामर्थ्य रखता है, कौन प्रिविलेज को ना देखते हुए वहाँ से भाग जाएगा, कौन उस प्रिविलेज में भी आगे आ पाएगा, कौन चतुराई से उन लोगों का मुकाबला कर पाएगा जो आउटस्कर्ट में आकर बसे हैं और जो कि गरीब हैं, रिफ्यूजी हैं, गुंडे हैं और माफिया हैं, जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए गैंग वॉर कर देते हैं। उन लोगों को कौन कितने अच्छे तरीके से टैकल कर पाएगा, इसके लिए लवांगची ने बहुत ही अजीबोगरीब से यहाँ पर हालात रखे हुए थे। और नी मिंगजू बेचारा ये सब जानता था और वो कहीं ना कहीं अपने मन में सोच रहा था, नी हुसैन कितनी बेवकूफ़ हो तुम्हें यहाँ पर प्रिविलेज में छोड़कर तुम्हें उस गंदे बदबूदार जगह पर जाकर रहना है। मेरी तो मजबूरी थी, मुझे तो बस 2 दिन का टूर करके वापस आना था, और तुम बेवकूफ़, मुझे महीनों तक वहाँ रहना पड़ेगा। वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते, पर अपने मन में अपने छोटे भाई को बहुत कर्ज करते हैं। लेकिन नी हुसैन का तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ही खूबसूरत वादियों में जाने को मिलेगा, जहाँ पर लोग उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो जाएंगे, उसके लिए कविताएं लिखेंगे, उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो अल्फ़ा होंगे वो शोध करेंगे उस पर, उसकी खूबसूरती का वर्णन होगा, सारी जगह में लोग उसकी वाहवाही करेंगे। उस बेवकूफ़ को नहीं पता था वो नर्क जैसी जगह में जा रहा है। और आउटस्कर्ट से थोड़ी ही दूर हमारे प्यारे से सोंगलन और शाओ शिनचन बैठे हुए थे। वो यहाँ पर एक जना घर का लकड़ी लुकड़ी ला के दे रहा था, खाना बनाना था, और दूसरा बंदा यहाँ पर पढ़ाई के लिए तख्तियाँ बना रहा था। वो अपनी तख्ती पे कुछ ना कुछ लिख कर सुखाने के लिए रख देते थे और अपनी पढ़ाई को जारी रखते थे। लकड़ी का स्क्रॉल खोल के उसमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करते थे। साथ में वो तलवारबाजी का भी जो खूबसूरत सा नज़ारा था, जिस तरह से वो कूद कूद कर एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे थे, वो देखने लायक था। और उन्होंने भूसा लाकर अपने जो मेन हॉल था उसके गेट के बाहर रख दिया था, ताकि कोई भी आंगन के अंदर वो किस तरह से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं ये देख ना पाए। वो लोग भूसे को लगाकर अपने आप को छुपा रहे थे और खूब सारी चीज़ों को कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बकरी घुस आई थी। एक
छोटा सा बच्चा ना वहाँ पर बकरी को लेकर आ गया था, जो कि उस भूसे को देखती हुई चारे को ढूंढती हुई वहाँ आ गई थी। वो बच्चा इन दोनों को जब तलवारबाजी करते हुए देखता है तो इन दोनों को देख के ही दंग रह जाता है, और वो अपनी प्यारी सी बकरी को कहता है, वाह तुम कितना अच्छा तलवारबाजी करते हो, क्या तुम दोनों मुझे भी सिखाओगे। तभी शॉ शिनचैंग और सोंगलिन एकदम से स्टन रह जाते हैं कि एक बच्चा वहाँ पर घुस आया, और वो उस बच्चे से कहते हैं, तुमने क्या देखा। वो कहता है, आप लोग इतने अच्छे तरीके से इस तलवार से खेल रहे थे, मुझे भी खेलने दो ना प्लीज़। लेकिन शॉ शिनचैंग फटाफट से अपनी तलवार को बंद कर देता है और पीछे रख देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर महल में किसी को पता चला कि उसे तलवारबाजी आती है और वो इतना भी नाजुक नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वह चुपचाप अपनी तलवार को मुस्कुराते हुए सोंगलिन को दे देता है। शॉ शिनचैंग यहाँ पर उसे बोलता है कि बेटा हम तो सिर्फ खेल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से उस बच्चे के पिता आते हैं और कहते हैं, हे तुम कहाँ घुस गए हो, वापस आओ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, चलो चलो वापस चलो। तभी वो कहता है, पिताजी पिताजी ये लोग ना तलवार से खेल रहे थे। उसके पिता देखते हैं, तलवार से खेल रहे थे, हाँ ये डिशुम डिशुम कर रहे थे, मुझे भी सिखाओ ना। तभी सोंगलिन जो कि तलवार लेकर अंदर चला गया था वो बाहर आता है और वो कहता है, नहीं नहीं बच्चे को गलतफहमी हुई है, हम लोग सिर्फ ऐसे ही लकड़ियों से अभ्यास कर रहे थे। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं पापा, ये झूठ बोल रहे हैं, अंकल झूठ बोल रहे हैं, मैंने अभी देखा है, ये तलवार से अभ्यास कर रहे थे। तभी मुस्कुराते हुए शॉ शिनचैंग एकदम से उनकी तरफ देखता है और कहता है, अरे छोटे बेटे तुम कुछ मीठा खाना चाहोगे। वो अपने बाजुओं में से मिठाई निकालकर उस बच्चे को देता है। बच्चे का मन डाइवर्ट हो गया था, वो मिठाई को देख के खुश हो जाता है और कहता है, वाह इसमें से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जैसे ही वो उस पत्ते में बंधी हुई मिठाई को खोलता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने आटे का बना हुआ लड्डू था जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। इसलिए वो आटे के बने हुए लड्डू को धीरे धीरे करके चबा के खाने लगता है और कहता है, पिताजी ये तो बहुत टेस्टी है। उसके पिता कहते हैं, माफ़ कीजिएगा मेरा लड़का भूला है, ये अपनी बकरी को लेकर इधर उधर घूमता ही रहता है, माफ़ कीजिएगा हमने आपको डिस्टर्ब किया। और वो बो करके उस बकरी को पकड़ के अपने बेटे का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी शॉ शिनचैंग थोड़ी सी सांस लेता है और सोंगलिन से कहता है, आज हम बच गए, अगली बार से भूसे नहीं, हमें पक्की दीवार खड़ी करनी होगी, हमें कोई भी ढील नहीं देनी, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे तलवारबाजी आती है, मैं महल में जाने वाला हूँ। अगर उन लोगों को पता चला कि मुझे आती है तो तुम जानते हो वो मुझे असैसिनेट समझ सकते हैं, जो कि वहाँ पर किसी को मारने आया है। तुम जानते हो महल कितना क्रूर है, वो कितना ज़्यादा क्रूर हो चुके हैं। तभी सोंगलिन कहता है कि मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने फटाफट से जाकर हमारी तलवारों को छुपा दिया था। तुम्हारे पास वो लड्डू कहाँ से आया। मुस्कुराते हुए शिनचैंग कहता है, जब हम पिछले डेस्टिनेशन से यहाँ आ रहे थे तो मैंने कुछ लड्डू हम लोगों के लिए पैक किए थे, रास्ते में खाने को नहीं मिला तो वो लड्डू खा सकते हैं, तो उसी में से एक बच गया था। तुम्हें याद है ये लड्डू कितना पसंद हुआ करता था ना शिजे को, पर कोई बात नहीं। उसकी मुस्कान दर्द भरी थी। और तभी सोंगलिन उसके पास आता है, उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कहता है, कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानो, हाँ, और हम अभ्यास करेंगे, बस अब हमें थोड़ा भूसा ज़्यादा लाना होगा, इस जगह को बंद करना होगा ताकि किसी को हम दिखे ना। वो मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल। यहाँ पर वापस से सीन लौटता है उस समारोह में जहाँ पर सभी लोग एकत्रित थे। वहाँ पर अचानक से बहुत सारे डांसर्स आके नृत्य पेश कर रहे होते हैं। सभी लोग उस नृत्य को देख रहे थे। नृत्य करते हुए नी हुइज़िंग भी उनके साथ फटाफट से अपना पंखा हिलाते हुए डांस करना शुरू कर देता है। वो मटक मटक के नाच रहा था और उसको देखकर यहाँ पर शुयिंग सोच रहा था, बेवकूफ़ कहीं का, अपने आप इसने अपने सिर पे क्या चीज़ें ले ली, इसे तो पता भी नहीं। बाहर घूमने का शौक़ है ना, वेरी गुड, भाड़ में जाओ, तुम घूम के आओ बाहर, पता चल जाएगा अभी। उफ, ये बहुत पछताने वाला है। यहाँ पर शुशी कहता है, सच बताओ तुम क्या नी हुइज़िंग को पसंद करते हो। तब वो घूर कर गंदी सी शक्ल बनाते हुए कहता है, पसंद, और इसे देखा नहीं तुम्हें कैसा है ये अतरंगी सा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं।
और वैसे भी मेरा जो ओमेगा होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ भी नाचना शुरू कर दे, उसकी बात ही अलग होगी। तभी यहाँ पर लैन शुशी कहता है, और अगर तुम्हारा कोई ओमेगा हुआ तो उसके साथ साथ तुम्हारी गर्दन भी कट जाएगी। तुम जानते हो ना, हैंगन को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं। तो याद रखना, प्यार सजा है, प्यार किया ना तो तुम तबाह हो जाओगे। जैसे ही उसने ये बोला, तभी शुयंग बेचारा अपने आप को गल्प करता है और मन में सोचता है, ओह, मैं हमेशा ये प्रेम कहानियों वाली कविताओं को क्यों पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैंने एक ही पढ़ी थी, तब से दिमाग ख़राब हो गया है। नहीं 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 नहीं, फोकस शुयंग, फोकस। गर्दन नहीं कटवानी तो फोकस। यहाँ पर बेचारा वो अतरंगी सी जगह को एंजॉय कर रहा था। तभी हैंगन यहाँ पर कहता है कि शुयंग, क्या तुम वापस चलना चाहते हो? मुझे पार्टी बोरिंग लगती है, वही नाच गाना, वही कविताएं, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। कुछ नया नहीं है। कुछ नया होता तो देखने में मज़ा आता, कोई ऐसी चीज़ जो हंगामा क्रिएट कर दे। लेकिन ये इतने टाइम से देखता आया हूँ, बकवास, बोरिंग। तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो तुम दोनों, मैं वापस जा रहा हूँ। चुएंग फटाफट हैंगुंजुन के पीछे कहता है, नहीं नहीं, हमें नहीं रुकना, चलो चलो शुशे। शुशे जिसका वहाँ पे मन लग रहा था, वो तो सबको नाचते हुए भी देखकर बढ़िया खुश हो रहा था, लेकिन सैड सा चेहरा बनाकर वो वहाँ से निकलता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, तभी शिचन तीखी नज़रों से अपने भाई को जाते हुए देखता है और मन में कहता है, तुम्हें कोई पसंद नहीं आया? तुम किसी को अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझते ना, तो मैं यहाँ पर कैसे किसी ओमेगा को पसंद कर सकता हूँ? बोरिंग, सच में बोरिंग है ये, कुछ मज़ा नहीं। दम घुटता है मेरा इस महल में। और फिर वो वहाँ पर खड़े लोगों को नाचते हुए देखता है और मन में सोचता है कि कितनी बकवास ज़िंदगी है। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिलता है। और वो वहाँ पर घूर घूर के सभी ओमेगाओं को देखता है जिसमें उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं आ रही थी। और वो अपनी आंखें बंद करके सोचता है, मेरा फेटेड ओमेगा कौन होगा जो मेरा फेटेड ओमेगा होगा? मुझे उससे मिलवा दो, कम से कम शायद मेरी थोड़ी सी टेंशन को वही कम कर दे। मेरा दम घुटता है इन लोगों के फेक दिखावे से। और फिर वो गुस्से में देख ही रहा था कि तभी उसके पास मिंग्याओ आता है। मिंग्याओ प्याली लेके आया हुआ था और कहता है, सम्राट, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। उसकी तरफ देखता है शिचन और बड़े ही मरे मन से एक स्माइल देता है और कहता है, ओह ज़रूर। यहाँ पर वो उसकी प्याली में शराब डालता है और कहता है, मैं आपके साथ एक एक जाम पीना चाहता हूँ। शिचन भी उस जाम को उठाता है, दोनों जाम के लिए एक दूसरे से चीयर्स करते हैं और फिर उस जाम को पी जाते हैं। यहाँ पर फिर वो लोग आराम से बैठ जाते हैं। जिन कुआंग्याओ यहाँ पर उसके पास बैठ के उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन शिचन पता नहीं क्यों इरिटेट महसूस करता है, इसलिए वो कहता है, माफ़ कीजिएगा मास्टर जन, मैं थोड़ा आज ठीक महसूस नहीं कर रहा। क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी सीट पर वापस जाके बैठ सकते हैं? मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिन कुआंग्याओ कहता है, जी मास्टर, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी शांति को भंग किया, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। तभी वो कहता है शिचन कि नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो, बस मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे मास्टर जन। तभी वो कहता है, बिल्कुल नहीं मेरे सम्राट, बुरा कैसे मान सकता हूँ। आप रेस्ट कीजिए। और बड़े ही मरे मन से आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो मन में सोचता है कि शिट, पिताजी को पता चला कि सम्राट ने मुझे अपने पास से भगा दिया, वो सोचेंगे मैं बहुत निकम्मा हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। मैं क्या करूँ कि मैं सम्राट पे जादू कर दूँ? मुझे अदाएँ भी नहीं डालनी आती। काश मुझे कुछ आता होता। यहाँ पर नियो सिंह तो अपने सिर के ऊपर शराब ले लेके नाच रहा था और सबके साथ मस्ती कर रहा था। यहाँ तक कि वो जिन कुआंग्याओं के पास आता है, जिन कुआंग्याओं को वो शराब परोसते हुए गलती से उसके कपड़ों पे गिर देता है। जिन कुआंग्याओं जो कि नियो सिंह की ऐसी हरकत से गुस्सा तो होता है, लेकिन तभी अपने चेहरे की मुस्कान को ठीक से रखता है। तभी नी मिंगजू अचानक से अपने भाई को पकड़ के, जो कि शराब के नशे में झूम रहा था, उसे पकड़कर अपनी सीट पे ले जाते हैं और उसे डांटते हैं। और फिर वो जिन कुआंग्याओं के पास आते हैं, उसके कपड़ों को
साफ़ करने में मदद करते हैं और कहते हैं मास्टर जन माफ़ कीजिएगा, मेरे भाई को होश नहीं है, लगता है उसने ज़्यादा पी ली है। यहाँ पर जिन गोंगियाओ कहता है कोई बात नहीं मास्टर नहीं, मैं समझता हूँ कि आपका भाई कुछ ज़्यादा ही पी चुका है। मिनिस्टर आप चिंता मत कीजिएगा, मैं चेंज कर लूँगा। वो एकदम से जिन गोंगियाओ का हाथ पकड़ने वाला होता है कि तभी उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा मैं समझता हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मेरे घर चल के चेंज कर सकते हैं। नहीं मास्टर नहीं, मुझे आपकी ऐसा नहीं चाहिए, मैं चेंज कर लूँगा, आप मेरी टेंशन मत लें। और वहाँ से जिन गोंगियाओ उठता है, उठकर चला ही गया था। उसका मूड तो वैसे ही ख़राब हो गया था। एक तो निहो सिंह ने उस पर शराब गिरा दी और दूसरा एम्परर उसे अपने पास आने नहीं देता और तीसरा उसका पिता बेवकूफ़ इंसान उसे फोर्स कर रहा है एक ज़बरदस्ती की शादी के लिए। उसको वहाँ पे सफोकेशन महसूस हो रही थी क्योंकि वो जानता है कि नी मिंगजू उसे किस नज़रों से देखता है और वो तो किसी का भी नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ही चलता रहा तो ना वो अपनी तरफ एम्परर को कर पाएगा, ना नी मिंगजू को वो पसंद करता है। उसे अपने दिल का हाल ही नहीं पता। वो बस आसमान को देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो मन में सोचता है कि काश वो जिन गुआंगशान का पुत्र ना होता, काश वो नॉर्मल से घर में जन्मा होता, काश वो बहुत कुछ कर पाता। उसे यहाँ पर सिर्फ एक सौतेला बेटा मानकर किसी अच्छी जगह पर भी शिक्षित नहीं होने दिया जाता। उसे भेदभाव किया जाता है उसके साथ। और तो और उसके पास कोई अच्छी उपाधि भी नहीं, हालांकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों का मखौल बनाने की वजह से उसने बहुत सारे पेपरों को अभी भी वो दे नहीं पाया क्योंकि उसका दिमाग इतना ज़्यादा लोगों की तरह इंटेलिजेंट नहीं है। वो बेचारा चुपचाप महल से निकलकर अपनी अपने घर के लिए निकल जाता है। जिन संप्रदाय के सर्वेंट क्वार्टर में वो रहा करता था, उसके पास तो अच्छे कमरे भी नहीं थे। वो जैसे ही उस क्वार्टर में आता है ना, तो अपने क्वार्टर की हालत को देखकर थोड़ा हैरान था, थोड़ा बुरा मान रहा था। उसको सर्वेंट जैसा ही एक छोटा सा क्वार्टर दिया गया था। लोगों की सामने तो वो जींस की ड्रेस पहना करता था जो कि काफ़ी ज़्यादा सोने से लदी हुई थी, पर उसके पास तो ढंग से खाने के लिए अनाज भी नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था। और वो अपनी ज़िंदगी को कर्ज करता है। वो मन में सोचता है कि काश एक अल्फ़ा, मजबूत अल्फ़ा एक बार उसके लिए स्टैंड ले, उसका हाथ पकड़े, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले और उसे भी वो इज़्ज़त दे जो वो डिज़र्व करता है। जिन खानदान का पुत्र होने के बावजूद भी उसे नौकरों की तरह सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ता है। और ये क्वार्टर इतना छोटा है कि दुनिया को लगता है कि वो जिन परिवार का पुत्र है, लेकिन हकीकत तो वही जानता है ना। वो चुपचाप उस बिस्तर पर आता है, अपना आउटर कपड़ों को उतारता है और उसके बाद एक लाश की तरह सीधा लेट जाता है। उसने अपनी टोपी भी उतार के साइड में रखी और अपने दिल को पकड़ते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो रोने लगा क्योंकि उसे ये अंधेरे साए रात के बहुत डसा करते थे। उसे ऐसा लगता था जैसे ये अंधेरे उसकी ज़िंदगी को खा रहे हैं। ये अंधेरापन, ये अकेलापन, ये सूनी ज़िंदगी, ये सूना बिस्तर, ये सूना आंगन उसे खदेड़ देता था, उसकी ज़िंदगी को खा जाता था। ये अंधेरा उसके दिल को दहला देता था। वो अपनी माँ को याद करता था। वो सोचता है कि अगर उसकी माँ होती तो कम से कम उसके पास अपना कहने के लिए कोई तो होता, पर आज तो कोई भी नहीं है। वो दुखी था। वो बिस्तर पर करवट बदल के सोता है। उसकी आंखें लाल थी। कैसी है ना ज़िंदगी। दुनिया के पास वो जन है, मास्टर जन, जिसको ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन इस काले अंधेरे कमरे में उसे सब कुछ खाता है। वो जन परिवार का हिस्सा है, पर हिस्सा होकर भी हिस्सा नहीं है। वो अपनी किस्मत को रो रहा था। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है जब विभूषण और जंगछा पूरे दिन ढंग से बात भी नहीं कर पाते। उनके बीच में कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। और यहाँ पर विभूषण रात के समय खाते हुए उससे बात करता है और बोलता है कि कल हम शायद कुसू पहुँच जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है? मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है जंगछा। जंगछा कहता है बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम विभूषण हो, पर तुम्हें ये समझना होगा कि अब तुम विभूषण के साथ साथ जियांग गुजियान भी हो, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम पकड़े जाओ। अब हम लोगों के स्टेटस अलग होंगे एम्प्रेस होने की वजह से।
मुझे कुछ प्रिविलेज मिलेंगे और तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तुम जानते हो ना, महल में जब एक दास के रोल में हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्लेम हम पर लगते हैं, सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम हम पर लगते हैं, सबसे ज़्यादा सज़ा वो इंसान पाता है जो एम्प्रेस का करीबी होता है। इसलिए फूक फूक कर वहाँ पर कदम रखना। मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि वो एम्परर कैसा होगा। उसके भाई के बारे में तो इतना सुना है कि वो तो बहुत ज़्यादा क्रूर है। मुझे डर लग रहा है। वो विभूषण का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है जैसे जैसे वक्त पास आ रहा है। विभूषण कहता है कोई बात नहीं, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। हम दोनों ओमेगा भाई हैं ना, इसलिए तुम टेंशन मत लो। और वो कर्टेसी की तहत यहाँ पर गले भी नहीं लगा सकता था अपने भाई को। बस वो नीचे देखता है। यहाँ पर जियांगचन कहता है विभूषण, मैं जानता हूँ तुम्हें सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, तुम्हें मुझसे दूर रखा जाता है, तुम्हें वो खाना नहीं मिलता जो तुम खाने के लिए डिज़र्व करते हो, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी यही होने वाली है। कृपया बुरा मत मानना। अगर हम लोगों ने कुछ सोचा है तो उसके लिए बहुत सारी कुर्बानी देनी होंगी। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना, मुझसे अलग तो नहीं होगे ना। हो सकता है वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हारे सामने कठोर व्यवहार करना पड़े, क्योंकि अगर मैं दुनिया के सामने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा तो सबसे ज़्यादा दुख भी तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि जो भी एम्प्रेस के सबसे करीब होता है लोग अक्सर उसे टारगेट करते हैं। तो तुम समझ रहे हो ना, अब से हमारे रिश्ते बदलने वाले हैं। दिलों में नहीं पर नज़रों में सही। लोगों की नज़रों के लिए हम एक समान नहीं होंगे। क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं। यहाँ पर विभूषण उसे देख कर कहता है नहीं मानूंगा मैं बुरा। मैं जानता हूँ कि अब ज़िंदगी वैसी नहीं रही। हाँ, तुम्हारी कहीं और शादी होती, कोई और अफवाह होता तो शायद ये स्टेटस ना होता, पर एम्प्रेस होने के बाद तो मैं किसी से भी शादी कर लूँ, मेरा स्टेटस हमेशा तुमसे लो होने वाला है। और अगर तुम्हारे लिए मुझे सारी ज़िंदगी एक अटेंडेंट, एक नौकर बन के भी गुजारनी पड़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम इतना टेंशन मत लो। हम एक हैं और हमारी दोस्ती को कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम जानते हो ना हम एक दूसरे के कितने करीब हैं। यहाँ पर आंखों से आंसू गिर जाते हैं जंगछा के, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे साथ भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं, सब मुझसे दूर हो रहे हैं। शिजे को भी एक टाइम आएगा, वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन उन्हें मेरे सामने सिर झुकाना होगा, घुटनों के बल बैठना होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब वो मुझे सिर झुकाकर मेरे सामने नमन करेंगी, घुटनों पर बैठेंगी। कर्टेसी तो कर्टेसी होती है ना, उम्र में वो मुझसे बड़ी है, मेरी माँ समान है, लेकिन मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूटेगा मेरे अपनों को मेरे सामने घुटनों पर बैठते हुए। माता पिता वो दोबारा मुझसे एक एम्प्रेस की तरह नहीं मिल पाएंगे। वो आज के बाद मेरे माता पिता से ज़्यादा सिर्फ मेरी प्रजा के हिस्सा रह जाएगा। मुझे डर लगता है उस पावर का, उस पोजीशन का। मैं अपने सामने अपने माता पिता को कैसे सिर झुकाते हुए देख पाऊंगा विभूषण? मैं कैसे अपनी शीजे को मेरे सामने ही मेरे कदमों में झुका हुआ देखूंगा? और तुम्हें तो रोज़ मुझे ऐसे ही ट्रीट करना होगा ना। तुम्हें रोज़ दूसरों के सामने मेरी गलती की सज़ा लेनी होगी। ये किस्मत कैसी है ना, दुनिया को लगता है वाह महारानी बन गया हूँ या बनने वाला हूँ। दुनिया को नहीं पता कि हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कम से कम गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं सेक्रीफाइस करते हुए, पर महलों में जितनी चमक दिखती है उतनी होती नहीं। मेरा दिल टूट रहा है। यहाँ पर उसके हाथ में हाथ रखते हुए विभूषण कहता है नहीं, दिल को टूटने मत दो, दिल को मजबूत करो। अभी इसको बहुत ज़रूरत है हम लोगों की। तुम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते। याद रखना हमें किस मकसद से यहाँ भेजा गया है। तुम कमज़ोर नहीं हो सकते हो। दुनिया के सारे इमोशंस एक साइड और बदला, सब कुछ जानने की इच्छा एक साइड। माता पिता ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम वहाँ टूट जाएं, बिखर जाएं या एक दूसरे के लिए रोते रहें, आंसू बहें। नहीं, हम मजबूत हैं, हम एक दूसरे की ढाल हैं, हम एक दूसरे का सब कुछ हैं। इसलिए रोना मत, आंसू मत बहाना, आप समझे तो? और वह तसल्ली देकर यहाँ पर उसे कहता है जाओ रेस्ट करो, कल का सफ़र बहुत बड़ा होने वाला है। कल हम लोगों को कुसू के लिए निकलना है, कुसू में जाना है।
वहाँ की रणनीतियों का हिस्सा बनना है, वहाँ की डिप्लोमेसी में शामिल होकर वहाँ की अराजकता को पहचानना है। हमें सब कुछ करना होगा और उसके बाद हमारे पास पीछे मुड़ने का समय नहीं होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? गहरी सांस लेते हुए वो कहता है मैं समझ रहा हूँ। आज की रात बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक नया जन्म होने वाला है हम दोनों के लिए। तुम तैयार हो ना? तैयार हूँ। विभूषण, तुम कभी नहीं बदलोगे ना? साथ रहोगे ना? जंक्षा, मैं कभी नहीं बदलूँगा, साथ रहूँगा। हिज हाइनेस, या फिर मैं कहूँ हिज मेजेस्टी, तुम्हारे लिए अब यही शब्द इस्तेमाल करने होंगे। जंक्षा, तुम हिज मेजेस्टी बनने वाले हो, हिज हाइनेस बनने वाले हो, और तुम्हारा ओहदा इतना बड़ा होगा। देखना, जब हम अपने चीज़ों को हासिल कर लेंगे ना, और उसके बाद जब मैं अपने अल्फ़ा को ढूंढ लूँगा तो मैं उसे बताया करूँगा कि मेरा जंक्षा ना एम्प्रेस है, एम्प्रेस इस पूरे गोसू की, इस दुनिया की 50% राज्यों की, क्षेत्र की एम्प्रेस है। लोग कितने खुश होंगे ना। सबको लगेगा पहले मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर धीरे धीरे वो समझेंगे। मुझे बहुत गर्व होगा। तुम एक अच्छे एम्प्रेस बनना। हाँ। लेकिन ये बोलते हुए दोनों का दिल बहुत भारी हो रहा था। जंक्षा अब सोने के लिए चला गया, लेकिन दोनों ही अपने अपने टेंट में जाने के बाद पूरी रात करवट बदल रहे थे। और यहाँ पर पार्टी ख़त्म होने के बाद सभी अपने अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक इंसान, लैन शिचेन, जिसे एम्परर माना जाता है गोसू जैसी जगह का, और तो और 50% पृथ्वी के हिस्से का, वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। धीरे धीरे चलते हुए वो अपने कमरे के कोर्टयार्ड में जाता है और बाहर ही टहलता रहता है। उसके सारे नौकर उसके पास ही खड़े हुए थे। वो यहाँ पर टहलते हुए जाकर झील के पास बैठ गया। झील के पास बैठते हुए तभी पीछे से एक बंदा आता है काले कपड़ों में, और उसकी तरफ एक चिट्ठी फेंक कर वहाँ से चला गया। तभी लैन शिचेन ने उस चिट्ठी को उठाया और उस पर लिखा हुआ था कि जिशान में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है। जिशान अब गोसू में जल्द ही मिलने वाला है। वो ये चिट्ठी देखकर गहरी सांस लेता है और कहता है, फिर से एक और लड़ाई। फिर से वांगची, तुम्हारा डंका बजेगा। दुनिया सोचेगी कि वाह, लवांगची क्या चीज़ है। फिर से लोग तुम्हारी पावर से डरेंगे और मैं बस हाथ मलता हुआ सिर्फ से सिंहासन पे बैठा रहूँगा। लवांगची, तुम क्या सोचते हो? हाँ, नीचा दिखाना चाहते हो तुम मुझे? तुम इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे जीशान वालों के खिलाफ, और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम भूल गए हर इंसान के अपने राज होते हैं, और जिनके पास तुम राज रखवाते हो वो हमारे अपने बन जाते हैं। अगर तुम पूरी लोगों को अपने फेरोमोन से, अपनी चीज़ों से डरा सकते हो, तो मैं भी उन लोगों को खरीद सकता हूँ जिनकी लॉयल्टी तुम्हारी तरफ है। मैं भी उन लोगों को खरीद सकता हूँ। लवांगची, तुम जिशान को हासिल करना चाहते हो ना? फड़ाओ इस साम्राज्य को, कर दो सब कुछ। याद रखना, गद्दी पर मैं बैठा हूँ, सील मेरे नाम की लगती है, लोग सिंहासन के लिए झुकते हैं। और उस सिंहासन का एम्परर मैं हूँ। तुम पूरी दुनिया हासिल करो। तुम सिर्फ एक सेनापति हो, एक जनरल हो। इस गद्दी का असली वारिस, हकदार और एम्परर केवल मैं हूँ। लवांगची, तुम जिशान पर हमला करो। उसके बाद तुम क्या सोचते हो तुम्हारा डोमिनेंस बढ़ेगा? मैं तुम्हारी लाई हुई एम्प्रेस की नाक में दम कर दूंगा। उसको मैं इतना तंग करूंगा कि तुम खुद भी भूल जाओगे। तुमने अभी मेरे दांव पेच देखे नहीं हैं, और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। गुस्से में उस पर्ची को अपने हाथों में ही क्रश करता है, और गुस्से में अपनी मुट्ठी मोड़कर वहाँ से शिचन खड़ा होता है और सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में आज आग जल रही थी।
उसी के पास लाकर वो उस पर्ची को फेंक देता है, जो कि आग में पूरी तरीके से जल जाती है। यहाँ पर वो जाकर अपनी सीट पर बैठता है, एक पुस्तक निकालता है, उसे पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसे नींद नहीं आएगी। वो काफ़ी देर तक पढ़ता है और उसके बाद बिस्तर पर चला जाता है। और दूसरी ओर यहाँ पर लवांग जी शुयंग से कह रहा था, शुयंग, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम्हें क्या करना है, कल वो लोग यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हें उस ओमेगा के साथ प्यार भरे रिश्ते को सिर्फ दिखावे के लिए अपनाना है। याद रखना, तुम्हारे मन में उसके लिए प्यार नहीं आना चाहिए, वरना मेरी तलवार सिर्फ गर्दन को काटना जानती है, वो अपना ये पराये में फ़र्क नहीं करती। तभी शुयंग फटाफट से घुटनों के बल बैठ के कहता है, नहीं नहीं हिज मैजेस्टी, आप जानते हैं कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। और बताओ जिशान, जिशान में कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या सब कुछ हमारे प्लान मुताबिक है? तो वो कहता है जिशान में सब कुछ ठीक चल रहा है, जीशान में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे कि हमने सोचा हुआ था। जल्द ही बगावत होने वाली है। वेन रोहान और उसके दोनों बेटे सड़कों पर आ जाएंगे। मैंने सुना है कि बाहर के लोगों ने बगावत कर दी, अब अंदर के मिनिस्ट्रों में भी बगावत जल्द ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक का करप्शन या एक का सरेंडर ही बाकी सबके हौसले तोड़ना शुरू कर देगा। जब वो पब्लिक उन लोगों को नोच नोच के खाएगी, उनके ऊपर हमला करने आएगी, तो वो अपने आप ही आपस में लड़ भिड़ के ही अपने राजा को गिरा देंगे। अराजकता मैंने बहुत अच्छे से मचा दी है। वहाँ के जो सैनिक हैं वो काफ़ी दिनों तक प्रजा पे हमला नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में वो प्रजा को जितना मारते जाएंगे, प्रजा के अंदर उतना आक्रोश बढ़ता जाएगा, और उसके बाद प्रजा जब टूट पड़ेगी तो उन्हें वापस से उस गद्दी पर से खींच कर वेन रोहान को उतारना पड़ेगा। वेन रोहान को उतारने के बाद उसके दोनों बच्चों का सर कटवा कर जीशान के मेन दरवाजे पर लटकाऊंगा। जीशान का नामो निशान मिट जाएगा और वो कभी हमारे आगे सिर नहीं उठा पाएंगे। तभी शुयंग कहता है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, आप बस हुक्म कीजिए। लवंग जी कहता है, अभी सही टाइम नहीं आया, जैसे ही सही टाइम आएगा तुम अपने प्यादों को तैयार रखना। हाँ, मैं कोई भी ढील नहीं देखना चाहता, तुम्हें पता है मुझे देरी पसंद नहीं और मुझे ढील भी पसंद नहीं। अगर मेरे मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ तो याद रखना, मैं शू फैमिली में जितने भी लोग बचे हैं उन्हें क्या कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना। शुयंग एकदम से डर जाता है। वो जानता है कि शू फैमिली के बहुत कम लोग बचे हैं यहाँ पर। वो बेचारा अपनी फैमिली में तो इकलौता था, लेकिन बहुत सारे अनाथों का घर भी उनकी वजह से चला करता था, जिन्हें उसने धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया था। लवांग जी ने अपनी पर्सनल जगह पर बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट करके रखवाया हुआ था, उनकी देखरेख करता था, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाता था। और अगर उन बच्चों को नुकसान हो गया तो शुयंग तो खुद को कभी गिल्ट से माफ़ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो चुपचाप कहता है, नहीं नहीं मास्टर, कभी उन बच्चों को कुछ मत कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, हाँ, आपको निराश नहीं होने दूँगा। तभी लवांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है शुयंग? जब लोगों के चेहरे पे किसी चीज़ को खोने का डर होता है। इसलिए ये डर ही सबसे बड़ी हम लोगों की कमज़ोरी है, इसलिए मैं प्यार नहीं करता। यहाँ पर उसकी इन बातों को कोई ना कोई कमरे के पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था और चुप हो जाता है। वही काले कपड़ों में इस शख्स था जो कि उनकी बातों को सुन रहा था और वहाँ से चला गया। यहाँ पर लवांग जी मुस्कुराते हुए शुयंग को देख के कहता है, अब खड़े हो जाओ। शुयंग खड़ा होता है और कहता है, मास्टर क्या आप सुनना चाहते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, जाओ अपने कमरे में वापस। शुयंग कहता है, मैं जाता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और लवांग जी अब उस दिशा में देखता है जहाँ पर काले कपड़ों में एक इंसान खड़ा हुआ था और चला गया था। वो मन में सोचता है, मुझ पे जासूसी करोगे तुम, बेवकूफ़। फिर वो आराम से अपने कमरे में सो जाता है। वो अपने कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखा करता था और उसकी आंखें बंद होते ही उसे बहुत सारे दृश्य याद आते हैं कि किस तरह से लोग एक्यूज़ किया करते थे जिन गुआंगशान एक जगह खड़ा हुआ स्ट्रेटजी बना रहा था, लोगों पर चिल्ला रहा था, चीख चिल्लाने का माहौल बना हुआ था, कैसे चीज़ें चल रही थी, कैसे उसके पिता उसके चाचा बातें कर रहे थे,
वो बचपन का दृश्य उसके दिल दहलाने के लिए काफ़ी था और वो आंखें खोल लेता है और कहता है द ग्रेट हैंगुंजुन हूँ मैं, द ग्रेट हैंगुंजुन। कितना खाली है ना सब कुछ। माता पिता, आप तो मुझे देखने भी नहीं आते, अपने लाडले पुत्र की तरफ हमेशा चले जाते हैं। लगता है आपको मुझसे लाड नहीं है, या शायद मुझसे उम्मीदें ही नहीं हैं, या फिर आप डरते हैं कि शीचन मेरा प्यादा बन के रह गया है। क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? शायद कोई नहीं करता, सिर्फ डरते हैं मुझसे, मेरी पावर से। और मुझे सबकी नज़रों में ये डर देखना अच्छा लगता है। अब मुझे डर अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं किसी को पाना चाहता था तब वो लोग मुझे इग्नोर करते थे, पर अब इस हैंगुंजुन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। किसी में वो क्षमता नहीं जो मुझे इग्नोर करे, मुझे कमज़ोर करे। मेरे आगे किसी की नहीं चलती। आपका बेटा होगा एम्परर, लेकिन मैं मेरे नाम से लोग डरते हैं। आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि इस कूसू में और इस पृथ्वी के 50% लोगों में किसकी दहशत है। गाइस, यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। ये ना स्लो मोशन में चलने वाली स्टोरी है, अच्छी लंबी स्टोरी है, आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में होगी हमारी वांगशन की शायद से मुलाकात। तो देखते हैं उनकी मुलाकात कैसी रहेगी। ठीक है।